मेरे इस ऑफिस को तोड़ने की आड़ में किसी गरीब का मकान ना तोड़ा जाए कि मैं आज तक अपने टिकट के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया हूँ। मेरी पार्टी ने मुझको टिकट घर में बैठा के भेजा है। ये काम ऐसा है, ये सत्ता ऐसी है, ये राजनीति ऐसी है कि इसमें अवसरवादी लोग, धंधेबाज लोग कहीं न कहीं से जुगाड़ाबाजी लगा के घुस जाते हैं। प्रधानमंत्री है, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो काहे नहीं सकते। लेकिन हो सकता है मेरी ना सुन रहे हूँ। चंद नेपाल से बहुत तस्करी करने वाले लोग ये हमारे जैसे व्यक्ति पे आरोप लगा के ये हमको गुंडा बदमाश बनाना चाहते हैं। कोई लोगों के सपोर्टर होता है, कोई षड्यंत्रकारी होता है, ये तो व्यक्ति विशेष की अपनी योग्यता है। 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया कि मैं अपराधी हूँ, 302 का मुलजिम हूँ। मेरे सब भाई गुंडे हैं कि हम 5 बार जीत के भी हम अतिक्रमणकारी बन रहे हैं और वो चुनाव हार के भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये उनकी योग्यता है। तो दूसरों को आंसू को पोंछने का जज्बा रखता है, उसको जो खुद ही रोएगा तो दूसरे का आंसू कहाँ से पोंछ पाएगा। आपके बिना बुलावे पर आज पहली बार 14 साल में मैं पहुंचा हूं आपका इंटरव्यू करने के लिए। बहरहाल बैठिए। सवाल से ही बातचीत शुरू होगी। स्वयं सेवी अरविंद पांडे, चेयरमैन अरविंद पांडे, विधायक अरविंद पांडे, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और अतिक्रमणकारी अरविंद पांडे, आपकी सरकार ने ही आपको ये तोहफा दिया इनाम में। मैं स्वयंसेवक भी हूँ जी, और जनता ने, आप लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष भी बनाया, विधायक भी बनाया, मेरी पार्टी ने मुझको मंत्री भी बनाया जी। तो निश्चित ही जमीन से उठा के इस उत्तराखंड की राजनीति में यहाँ की जनता ने जी और मेरी पार्टी ने मुझे पहुंचाने का काम किया है। मैं अपनी पार्टी का और जनता का धन्यवाद देता हूँ। रही बात कि मैं अतिक्रमणकारी भी हूँ, ये आज ही पता चला लोगों को। हाँ, कोई शायद आपको भी आज पता चला होगा। हाँ, हमें आज पता लगा। लेकिन ये जो जिस पे अतिक्रमण का नोटिस मुझको मिला है, इस जमीन का देखो हम कोई कॉमर्शियल यूज नहीं करते हैं, ना हम इसमें रहते हैं। हकीकत तो यह है कि ये गरीब इलाका है, सिडकुल के हजारों बच्चे यहाँ से आते जाते हैं, यहाँ बस खड़ी होती है, तो वो लोग कई बार आके बरसात होती है तो इस टीन शेड के नीचे, पक्का निर्माण नहीं है, आप देख सकते हैं, लेंटर नहीं पड़ा, टीन शेड है। लेकिन सवाल यह है कि आपने ही एक वक्तव्य में कहा था कि चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। तो अतिक्रमणकारी छोटा हो, बड़ा हो, कच्चा हो, पक्का हो, आज आप अतिक्रमणकारी तो हो ही गए। बिल्कुल अतिक्रमणकारी हैं। इसी नाते मैंने ये भी कहा कि जो नोटिस मिला है, सरकार ने जो नोटिस भेजा है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और जो भी नियम कानून होंगे मैं उसका पालन करूँगा। अगर जो सरकार इसको तोड़ने आती है तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे उसमें। ये नोटिस 2024 का है, दिसंबर महीने का आदेश माननीय न्यायालय का है, हाई कोर्ट का, लेकिन 2026 में इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि ये 24 से आदेश दबा रहा दिसंबर से, और कौन सी ऐसी स्थितियां हो गई कि 20 जनवरी 2026 को ये नोटिस आपकी दीवारों तक चस्पा हो गया? मैंने तो नोटिस पढ़ा भी नहीं है जी, लेकिन इतना पता लगा है, क्योंकि मैं चला गया था, कुछ सुख दुख, शादी ब्याह, कई जगह आना जाना था, मैं उसमें बिजी था। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा जी कि मेरे जो ऑफिस है जहां मैं जनता से मिलता हूं, उसका इंक्रोचमेंट का तोड़ने का कोई नोटिस मिला है। तो बस मैंने भी सुना ही है, लेकिन अब आदेश कब का है, क्यों अभी मिला, इस पे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं इतना जानता हूं, कुछ आकलन तो आप कर ही रहे होंगे ना, कुछ तो आभास आपको भी हो ही रहा होगा, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से अगर स्थिति देखी जाए तो सरकार को आप आड़े हाथों ले रहे हैं, संगठन के नेतृत्व को भी आपने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, खनन का सवाल आपने उठाया है और तमाम सारे मुद्दे आप उठाते रहे हैं। तो क्या उन सारी चीजों का परिणाम इसको कहा जा सकता है? नहीं, मैं उस पर नहीं जाता। मैं तो इतना समझ सकता हूं कि मुझसे कोई चूक हुई होगी तो मुझे ठीक करने का मौका मिला है, तो मैं अपनी कमियों को ठीक करूंगा। आज आप डिफेंस में हैं? नहीं, अगर जो इंक्रोचमेंट कहीं है तो देखो, हम जो बोलते हैं वो हमको होना भी चाहिए। पूरा गुलरभज अगर कहा जाए तो 90% तो इंक्रोचमेंट में ही है। कहीं जंगलात की जमीन है, कहीं सिंचाई विभाग की जमीन है। कार्रवाई सिर्फ ठंडा नाला और अरविंद पांडे के घर पे ही क्यों होगी, ऑफिस पे ही क्यों होगी? मैं रुपेश भाई आपके माध्यम से अपनी सरकार से और अपने मुख्यमंत्री से मैं एक बात बहुत ही
विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तो लोगों के आने जाने का ऑफिस का है, एक पब्लिक आती है चली जाती है, टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में चाहे किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के लोग हों, गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों को कई जगह सरकारी जमीनों पे झोपड़ी डाल के, टीन सेट डाल के या छोटे मकान बना के बैठे होंगे जी। कम से कम उनको न इस ठंड में, इस भीषण ठंड में मेरे इस ऑफिस को तोड़ने की आड़ में किसी गरीब का मकान ना तोड़ा जाए। पूरी जिंदगी एक तरीके से आरएसएस में आपने खपा दी, मैं लगा दी नहीं कहूंगा, खपा दी। उसका हासिल क्या है? हासिल ये है कि 30 साल का जनप्रतिनिधित्व हो गया, स्वयंसेवी जीवन हो गया, और अपनी ही सरकार में आज इस तरीके की नोटिस, सामान्य सी बात यूं तो कही जानी चाहिए, क्योंकि तराई में तमाम सारे लोग, अगर ये कहा जाए कि 60-70% लोग वो सरकारी जमीन पे काबिज हैं। ये हासिल है आरएसएस में रहने का। पहली बात, संघ का स्वयंसेवक बनने का मतलब ये नहीं कि हम किसी लाभ के लिए उससे विचारधारा से जुड़े हों। संघ के स्वयंसेवक का मतलब कि स्वयंसेवक, और वो कोई लाभ का पद नहीं है जी। मैं स्वयंसेवक बना, ये मेरा सौभाग्य है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल्यकाल से का स्वयंसेवक हूँ। मैंने कई वर्षों तक प्रचारक की भूमिका निभाई, इस जिले के विभिन्न दायित्वों पे भी रहा हूँ, और आज मैं विधायक हूँ तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसीलिए मैं विधायक हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इसीलिए विधायक हूँ। इसीलिए मैं ये सवाल भी कर रहा हूँ कि हासिल यही है क्या? नहीं, ये इससे नहीं जोड़ सकते। मैं अनगिनत उन लोगों को जानता हूँ रुपेश भाई, मैं अनगिनत। आज हम विधायक बने हैं। नहीं, अगर ये संगठन का और पार्टी का हासिल नहीं है तो फिर किसी की साजिश है, किसी का षड्यंत्र है। देखिए, व्यक्ति आते जाते हैं, कोई छोटे मन का होता है, कोई बड़े मन का होता है, कोई लोगों के सपोर्टर होता है, कोई षड्यंत्रकारी होता है। ये तो व्यक्ति विशेष की अपनी योग्यताएं हैं। लेकिन इसके में संगठन कहीं से कहीं तक, संगठन किसी को ही नहीं सिखाता कि तुम बदले की भावना से किसी से काम करो, किसी का अपमान करो, किसी का मकान तोड़ो, या किसी को भूमाफिया बनाओ। ये संगठन नहीं सिखाता। ये तो आदमी का अपना अपना कैरेक्टर है। संघ हमको जो सिखाता है, मैं आपको बताऊं रुपेश भाई जी, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन संघ को दे दिया। कैरेक्टर की बात आप कर रहे थे, शायद वही कैरेक्टर है। मैं सीधे तौर पर, मैं तो अपनी रिपोर्ट में कहता ही रहा हूं कि शायद पुष्कर सिंह धामी का दिशा निर्देशन है कि जमीन अरविंद पांडे जी की खोखली की जाए, इसलिए गुंजन सुखीजा जी को कैरेक्टर के तौर पर आगे कर दिया गया है। इस पर अब तो मानेंगे, सहमति व्यक्त करेंगे कि नहीं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, धाकड़ भी हैं, और धाकड़ भी हैं, और उनकी धमक आज आपके दरवाजे तक भी पहुंच गई। नहीं, ये तो देखो, ऐसा हमारे अंदर कोई कमी है तो अपनी कमी को हम ठीक करेंगे। हम उन पे आरोप क्यों लगाएं? मैं गुंजन सुखीजा जी की बात कर रहा था क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने ये कहा है, सार्वजनिक मंच पे कहा है, प्रेस के सामने कहा है कि आप विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं, आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, और आप सरकार और संगठन भाजपा की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये हमारे छोटे भाई हैं, इनको हमारी शुभकामनाएं। बस इतना ही? बड़ी रूखी रूखी शुभकामनाएं? नहीं, दिल से शुभकामना है। 27 के लिए भी शुभकामनाएं देंगे क्या? बिल्कुल शुभकामना। एक ही कार्यकर्ता का हक बनता है, सबको शुभकामनाएं जी। प्रत्येक कार्यकर्ता का पार्टी पे हक बनता है, दावेदारी पे हक बनता है, सभी को शुभकामनाएं। ये मैं फिर वहीं आ रहा हूं कि जो 4 लोगों ने आरोप लगाए आप पे, परमजीत कौर का आया, संजय बंसल का आया, मुकुल गोयल का आया, फिर सुख कौर हैं, उनका आरोप आया कि जमीन संबंधी मामलों में आप और आपके परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं। क्या उसके बाद की परिणति है कि ये एक अंडर कंट्रोल करने के लिए या प्रेशर क्रिएट करने के लिए सरकार का काम है नोटिस? जो भी मेरे पे जमीन के आरोप लगे हैं, अगर जो मैं आपके माध्यम से मैं सफाई दूंगा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, 100% इसको लोग सही नहीं मानेंगे जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हर छोटे मोटे केस को सीबीआई एक्सेप्ट कर ले, ये आवश्यक नहीं है। आपने तो कहा 4-4, 5-5 मामले हैं, अनूप अग्रवाल का मामला है, सीबीआई पे बहुत लोड है जी, और सीबीआई हर केस को लेती भी नहीं है। सरकार भी चाहे तो हर एक को दे नहीं सकती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी सांसद हो, विधायक हो, जब मैं एक बात रोकूंगा आपकी, आप कह रहे लोड है, वो बनी काय के लिए?
सीबीआई है ही उसी काम के लिए ना। अब आप विधायक हैं और आप जनता की समस्याओं को सर माथे लेके नहीं चलेंगे तो आप विधायक काय के लिए हैं। इसलिए सीबीआई है तो सीबीआई बनी काय के लिए, अगर जो पुलिस उन्हीं चीजों के लिए है। और अगर हवाला देखें, हम इस साल में 2 ही केस हमने ट्रांसफर किए हैं हमारी सरकार ने। पुलिस के हर काम को सीबीआई करेगी तो पुलिस क्या काम करेगी? पुलिस से नहीं हो पा रहा ना इन्वेस्टिगेशन, तभी तो आपने भी डिमांड की है, अपनी सीबीआई जांच की डिमांड भी की है आपने। मैं सामान्य आदमी से, भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, मैं सामान्य आदमी से थोड़ा सा अलग हटके एक विधायक का तगमा लगाया है। ये जनता ने दिया है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको किसी तरह राजनीतिक बातों पे ना जाऊं, और मैं सही जगह बात कहना चाहता हूं जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं जी कि मैं विधायक हूं, मेरे पे कई जमीनों के हड़पने के आरोप लगे हैं। माननीय महोदय, आप मेरा स्वतः संज्ञान लीजिए और इन जमीनों का जो मेरे पे आरोप लग रहा है वो सबका सीबीआई जांच करवा दें आप। इससे ये अच्छा होगा कि अगर जब मैं इसमें लिप्त पाया जाता हूं तो आने वाले टाइम में जो जनप्रतिनिधि बनेंगे वो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर जब मैं निर्दोष पाया जाता हूं तो किसी को भी उकसा के लाके बैठा के किसी की छवि को खत्म कर दिया जाए जी, ऐसी परंपराएं बंद होंगी। सीबीआई की जांच की मांग कोई पहली बार आप नहीं कर रहे हैं। एक हत्या का मुकदमा भी आप पर दर्ज था, उसमें भी आपने सीबीआई की मांग की थी और बरी भी हुए आप उसमें। देखिए, मुझे तो ये ध्यान नहीं था। छोटे भाई, आपने याद दिलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद जी। और मैं इसीलिए भी आपको धन्यवाद ज़्यादा दूंगा क्योंकि आप भी एक स्वयंसेवक के बेटे हो। आपको शायद नहीं पता होंगी, लेकिन आपके पिता ने जितना संघ का काम किया है स्वयंसेवक बन के, मैं गवाह हूँ। मैं आपके घर में जाता था कई बार आपके पिताजी के पास, तो आपके पिताजी मिट्टी के तेल से स्टोव जला के चाय बनाते थे, खाना बना के मुझे खिलाते थे और अपनी बाइक पे लेके जिले में घूमते थे। इसीलिए आपको पूरा आपके अंदर उनके वाले गुण हैं। आज वो नहीं है, दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हो भगवान उनको देवता बना के रखे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं। आपको ये बात आपने याद दिलाई, मैंने इस बात को हालांकि कहा कहीं नहीं है जी। जिन बच्चों की मां खत्म हुई वो बच्चे उस समय अबोध थे। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बच्चों के समान हैं, और वो इस समय सम्मानित पदों पे बैठे हैं। इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उस समय भी मेरे पे हत्या का, मेरे भाइयों पे, जैसे इस समय जमीन घोटाले का, कि उस समय भी कुछ षड्यंत्रकारियों ने मुझे और मेरे भाइयों को अपराधी बनाया था, हमको गुंडा बनाया था कि ये गुंडे हैं, इन्होंने बूढ़ी माँ की हत्या की है। मैं थाने में गया, मैंने अनशन किया, 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया कि मैं अपराधी हूँ, 302 का मुलजिम हूँ, मेरे सब भाई गुंडे हैं। मैं चाहता हूँ इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर जो मैं गुंडा हूँ तो मैं जेल में सजा काटूंगा, मेरे भाई सब जेल में बंद होंगे। तत्काल पुलिस ने मेरे 3 भाइयों को उठा के जेल में बंद किया और 3-3 साल मेरे भाइयों ने जेल काटी। मैं भागता रहा, कई महीनों भागता रहा मैं, और मैंने एक ही मांग की कि किसी तरह इस हत्याकांड की सीबीआई जांच हो जाए, और मैंने सीबीआई जांच मैंने सीबीआई जांच हुई। उस सीबीआई जांच में मैं और मेरे सब भाई निर्दोष पाए गए। तो ये जो षड्यंत्र मेरे खिलाफ चल रहा है, ये आज नहीं पहले से चलता है। मैंने सीबीआई को फेस भी किया है, मेरा लाई डिटेक्टर हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से कि जितने भूमि के घोटाले हैं, आरोप लगाने वाले भी और आरोपी भी आपसे बोल रहा है कि मेरा माइंड मैपिंग कराइए, मेरा नारकोटिक टेस्ट कराइए, लाई डिटेक्टर करवाइए। सुप्रीम कोर्ट कराएगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले? हो सकता है संज्ञान, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, हो सकता कहते हैं कि धाकड़ धामी भी हैं और देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, मैंने कहा धाकड़ धामी हैं, देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, तो वो काहे नहीं संज्ञान? लेकिन हो सकता है मेरी ना सुन रहे हो, वो हो सकता है मेरी सरकार भी सुन नहीं है। अब आप सही जगह पे आए हैं कि वो सुन क्यों नहीं रहे आपकी? अब यही जानना चाहिए। ये तो आप व्यक्ति का अपने व्यक्ति अपने नहीं सुन रहे हैं। 2022 से इसीलिए सुन रही है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान ले सकता है। चंद माफिया, चंद नेपाल से गौ तस्करी करने वाले लोग, ये हमारे जैसे व्यक्ति पे आरोप लगा के ये हमको गुंडा बदमाश बनाना चाहते हैं, ये हमको मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? ये अभी भी हो सकता है। देखो, मुख्यमंत्री 4 साल हो गए मनाते हुए, वो मना रहे हैं, आप मना रहे हैं, लेकिन ना वो आपकी सुन पा रहे हैं, ना आप उनकी सुन पा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी बड़े आदमी हैं, उनके पास काम ज्यादा है, संगठन और पार्टी से भी बड़े हैं।
नहीं, संगठन से तो हारे हुए विधायक हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। ये उनकी योग्यता है कि हम 5 बार जीत के भी आप मंत्री नहीं, हम भूमाफिया बनने जा रहे हैं और अतिक्रमणकारी। अतिक्रमणकारी बन रहे हैं। हाँ। और वो चुनाव हार के भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये उनकी योग्यता है। तो ये नई उपाधि जो आपको मिली है अतिक्रमणकारी की, क्या अंदर अंतर्मन में क्या चल रहा है? नहीं, देखो, कोई विलाप नहीं, कोई विलाप नहीं, कुछ गलत नहीं, कोई टीस नहीं, कुछ गलत है तो उसको ठीक करने का मौका मिलना चाहिए। मेरे यहाँ नोटिस लगा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। और मैं सम्मान की कड़ी तो यही होनी चाहिए ना कि कल ही आप बुलडोजर चला दीजिए, एक तरफ से खुद ही उखाड़ दीजिए, खत्म कल कर नहीं दीजिए। तोड़ेंगे। यहाँ लोगों का आना जाना थोड़ा 15 दिन का हमको समय मिला, तो उस 15 दिन का उपयोग तो करेंगे हम। तोड़ेंगे खुद ही ना। अभी हम तोड़ेंगे, सरकार तोड़ेगी तो हम नहीं कह सकते। फिर आप लेकिन मतलब आपको कैसे ज्ञान होगा? आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, तो आत्म सुधार का मामला है ना, नहीं, और खुद ही आदेश मिला है आपको। हमने इसको स्वीकार कर लिया है और इसको हम विचार करेंगे। कुछ बेचैनी तो होगी ना, परेशानी तो होगी कि नहीं, या छुपा रहे हैं? नहीं। मतलब कहा यह जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर मैं इस कहावत को नहीं मानता हूं। तकलीफ सबको होती है, शायद अरविंद पांडे को भी तकलीफ है, पर बयान नहीं कर रहे। देखिए, ऐसा है, जब सिकंदर इस दुनिया से गया था तो उसने अपने लोगों से कहा था, जब मैं जाऊंगा तो मेरे हाथ को ऐसे खाली करके लटकाते हुए दिखा देना लोगों को, ताकि कोई कुछ कर ले, लेके कोई नहीं जाता है। तो ये दुनिया है, ये तो जितना आप सोच लो, ये मन है, मन का खेल है। आप मन में सोच लो कि दुनिया की सारी दौलत ये कम है तो कम है, और आप सोचोगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये तो छोटे दिल के लोगों में, लोभी लालची लोगों को लगता है। नेपाल से तस्करी, गौ तस्करी करके गौ हत्या कराने वाले लोगों को लगता होगा जी, हमें नहीं लगता। गुंजन सुखीजा प्रदेश मंत्री हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं। रुद्रपुर मेयर हैं विकास शर्मा, वो आपकी खिलाफत करते हैं। और खिलाफती का जो क्रम है वो जसपुर काशीपुर से और आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरफ आपको सपोर्ट करने वाले वो हैं जो भाजपा से पहले ही बगावत कर चुके हैं, आज भी राजकुमार ठुकराल थे। तो कौन फंसा रहा है, कौन विरोध कर रहा है और कौन बचा रहा है? राजकुमार ठुकराल को लगा कि विधायक जी के घर पर नोटिस चिपका है तो मुझे जाना चाहिए, इस कड़ी में आए, उनका धन्यवाद। जब विधायक के साथ ऐसा हो सकता है, आम कार्यकर्ता कैसे निष्ठावान बनेगा भाजपा के लिए? वो कैसे उम्मीद कर लेगा कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा? मैं विधायक हूँ, मान लीजिए मुझसे भूल चूक हो गई, मैंने एक शेड जनता के लिए यहाँ डाल दिया, तो मैं अपनी कमी स्वीकार करता हूँ। इसका हम तोड़वाएंगे ना, इसको हमने मान तो लिया इसको। ये आपकी हार नहीं होगी राजनीति? नहीं, ये इसको हार जीत से नहीं। इसको तो देखो, हम दूसरों को सबक सिखाते हैं और उसी को खुद पे हम लागू नहीं कर पाए, तो ये जीत हार से इसको अलग इसको रखना चाहिए। खुश तो बहुत होंगे आज आपके विरोधी। क्यों? ये देखो, ये आदमी का अपना अपना, मैं खुद हूँ। हमारे ऐसा टूटने वाला, मैं खुश हूँ, इसमें क्या बात है? हाथी के दांत खाने के कुछ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं। आज आपकी उस हंसी में वो वाली बात नहीं है। ये तो देखो अपना अपना नजरिया। मतलब मैं कुरेद रहा हूँ, हो सकता है चूहे की तरह, लेकिन कुरेदना भी जरूरी होता है। कहा यह जाता है कि मन पर पत्थर नहीं रखना चाहिए, हंसने का मन करे हंस ले, रोने का मन करे रो भी लेना चाहिए। कभी आपने हमें रोते हुए देखा है? बुराई क्या है रोने में? नहीं, रोना भी एक स्वाभाविक लक्षण है ना। दूसरे को आंसू को पोंछने का जज्बा रखता है, उसको जो खुद ही रोएगा तो दूसरे के आंसू कहाँ से पोंछ पाए? पत्थर हो जाएंगे ना फिर तो। नहीं, पत्थर नहीं होंगे। अगर जब मैं पत्थर होता तो सुखवंत ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे अंगों को बेच के ना इन लोगों को दे देना। जो इंसान होगा उसका कलेजा फट जाएगा इन बातों को सुन के। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं जी कि सुखवंत ने जो वीडियो में कहा है वो 100% झूठ हो सकता है, जो उसने कहा है 100% सही भी हो सकता है। इसीलिए उसके बयानों के आधार पर किसी कोई बर्बाद हो जाए, ये काम भी ठीक नहीं है। और हकीकत में उसके साथ ऐसा हुआ है तो बड़े से बड़ा अधिकारी को जेल के पीछे जाना चाहिए। इसी नाते मैंने कहा कि हाँ, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, हमने क्या गलत कहा भाई? आरोप आप पे ये लगता है कि आपने मुख्यमंत्री धामी जी को भी खटीमा से हरवाने में का काम किया, राजेश शुक्ला को भी आपने किचा से हरवाने का काम किया, और उसी का प्रत्युत्तर आप 2022 से अब तक झेल रहे हैं। कितनी सत्यता है? अगर जो हम अपनी पार्टी को हराने का काम करेंगे, पार्टी नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राजेश शुक्ला, भैया पार्टी के ही लोग हैं, हमारे विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं ये लोग। हम अपनी पार्टी को हराएंगे तो हम सरकार कैसे बनाएंगे? और जब सरकार ही नहीं बनेगी तो हम मंत्री कहाँ से बनेंगे, मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे? टीस क्या है, परेशानी है क्या? नहीं, हमारी कोई दूरी नहीं है।
राजेश शुक्ला की बात करें तो वो तो पूर्वांचल के ही हैं, आप भी पूर्वांचल के हैं, आप भी पंडित हैं, वो भी पंडित हैं। मैं उत्तराखंड का हूँ, हम यही पैदा हुए, हम उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनता ने हमको आगे बढ़ाया। चीज थोड़ी ना भूल जाएंगे, पूर्वांचल तो है ही ना। देखिए पूर्वांचल और पश्चिमांचल और यूपी विभाग, मैं रुहेलखंडी हूँ, मुझे कहते हुए कोई हम हिंदुस्तानी है, हम पैदा उत्तराखंड में हुए, आपको तकलीफ, हम उत्तराखंड का पानी पीते हैं, हमारे माँ बाप ने यहाँ मेहनत करके हमको पाला को पोस जनाब। उत्तराखंड तो 2000 में बना ना, उससे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में, हम यही के हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं, हम उत्तराखंड में। सवाल यही है कि राजेश शुक्ला क्यों, मतलब राजेश शुक्ला पूर्वांचल के भी हैं और पंडित भी हैं, आप भी हैं, उनसे किस बात का बैर है कि आके गुलर भोज में ललकारते हैं आपको? हमारे भाई हैं वो, और बड़े हैं छोटे हैं? कुछ मुझे लगता है उम्र में मुझसे बड़े होंगे वो। अच्छा, इसलिए अधिकार है उनको, बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। पिछला चुनाव 22 का मैंने देखा था, वो काफी टफ था, बावजूद उसके 1100 वोटों से आपने जीत दर्ज की थी। 27 की क्या उम्मीद लग रही है, क्योंकि आपको चौतरफा अब घेरने की कोशिश संगठन और पार्टी से भी हो रही है, आप ना माने लेकिन अंतरात्मा, मतलब यहां मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, अंतरात्मा की बात को बाहर नहीं ला रहे हैं। सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। तो क्या लग रहा है 27 की स्थिति क्या रही है? पहली बात तो 22 का बताऊं आपको मैं, पूरा विपक्ष एक होकर चुनाव मेरे सामने लड़ा जी, और 22 के चुनाव से पहले सारे विपक्ष के चुनाव का आंकड़ा आप लगाएंगे तो ये 60,000 से ज्यादा बैठता है, और भारतीय जनता पार्टी थी 42,000 पे 17 के चुनाव में। जब 22 का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को, अरविंद पांडे को वोट मिलता है 53,000, और विपक्ष के जब सब एक होकर चुनाव लड़े थे ये 60 से आ जाता है 51,000। तो आगे कौन बढ़ा? बीजेपी आगे बढ़ी, अरविंद पांडे आगे बढ़ा, या विपक्ष आगे बढ़ा? विपक्ष तो 60 से नीचे आया है। अरविंद पांडे और भाजपा 42 से 53 पे पहुंची। 27 तो जीत 1100 की नहीं होती है। आप ये देखिए, हम 42,000 से 53 पे पहुंच गए और वो 60 से 51 पे आ गए, वो नीचे। ये तो वही बात है कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप मैथमेटिकल बात कीजिए ना। देखो अंतर्मन अब क्या कह रहा है? 27 में टिकट को लेकर बड़ा जो है कसमकस है। 2002 में मुझे टिकट नहीं मिल रहा था, 7 में भी टिकट नहीं मिल रहा था, 12 में भी टिकट नहीं मिल रहा था, 17 में नहीं मिल रहा था, 22 में भी नहीं मिल रहा था, ऐसे 27 में नहीं मिल रहा है, तो उसमें तो दिक्कत कोई बात ही नहीं। मतलब जोड़ तोड़ में आप आगे निकल जाएंगे 27? समझे नहीं? अरे आप खुद कह रहे हैं 2000 से लेकर 22 तक नहीं मिल रहा था, तो कुछ तो किया ही होंगे ना, टिकट लेके आए तो। सुनिए, अगर जो दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज है तो मैं उनको साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि मैं आज तक अपने ईश्वर को भी यहाँ बिल्कुल ईश्वर को तो छोड़ ही दीजिए। सुनिए, ईश्वर की साक्षी मान के बोल रहा हूँ मैं कि मैं आज तक अपने टिकट के लिए मैं कभी किसी के पास नहीं गया हूँ। मेरी पार्टी ने मुझको टिकट घर में बैठा के भेजा है। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? ईगो कहेंगे? नहीं, ईगो नहीं, क्या कहेंगे? ये मेरी पार्टी का बड़प्पन है, मेरी पार्टी का संविधान है। मेरी पार्टी के नेता बोलते हैं कि आपको दिल्ली में टिकट के लिए परिक्रमा नहीं करना है, आपको जनता की सेवा करनी है। मैं अपने पार्टी के नेताओं के आदेश का पालन करता हूं, जनता के बीच में घूमता हूं, काम करता हूं, और टिकट मेरा पार्टी के नेता मुझे घर पहुंचाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्य करता हूं। 30 साल से आप जनप्रतिनिधि हैं, चेयरमैन से लेकर विधायक तक, कैबिनेट मंत्री तक। अब और क्या लालसा होती है, क्या उम्मीद करना चाहेंगे? 30 साल तो जनप्रतिनिधित्व कर दिया आपने, क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी उतार कर खुद दूसरे को दे दी जाए, सौंप दी जाए, उत्तरदायित्व दे दिया जाए? पहली बात देखो, हम किसी को जिम्मेदारी देने वाले लेने वाले नहीं होते, हम तो स्वयं एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी ने मुझको मंत्री नहीं बनाया, तो इसके लिए हमने कहीं हल्ला नहीं काटा। हमको एक ही बात लगा, हल्ला नहीं काटा। पूरा उत्तराखंड में तो भूचाल ला दिए आप कह रहे हैं हल्ला नहीं काटा आपने। कैसे भूचाल? 2 साल से तो आप कह रहे हैं कि आक्रमण लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि हमारे लोग मुख्यमंत्री बने, मतलब कभी नहीं कहा। कमान संभाल हमने कहा तो ये है, नहीं, सारा वही है। नहीं, हमने कहा ईमानदार लोग और ये तो आप कहा आपने, और योग्य लोग। ये तो अब समझ में आया आपको कि ईमानदार भी हैं, योग्य भी हैं, योग्य लोग देश में सबसे ज्यादा योग्य हैं। योग्य लोग मुख्यमंत्री बने, योग्य लोग मंत्री बने, योग्य विधायक बने। मैंने किसी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह कभी खड़ा नहीं किया मैंने। अच्छा, कभी भी खड़ा नहीं किया। वो माफियाओं से गठजोड़ और वो सारी चीजें जो थी, उसका असर नेतृत्व के साथ, वो सब शब्द क्या थे? वो शब्द ये हैं कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो जो मूल कैडर के लोग हैं जी, उनके साथ साथ कुछ अवसरवादी लोग भी, सत्ता किसी की भी हो, ये काम ऐसा है, ये सत्ता ऐसी है, ये राजनीति ऐसी है
कि इसमें अवसरवादी लोग, धंधेबाज लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी लगा के घुस जाते हैं। लेकिन जब वही दल, वही सरकार जब बैकफुट पे आती है, विपक्ष में आती है, तो जो सत्ता होती है वो लोग वहां चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे हमारे संगठन नहीं चलता, न ऐसे लोगों पे हम काम करते हैं। हमने उन्हीं को हमेशा टारगेट किया है जो कभी किसी दल के नहीं हो सकते, किसी व्यक्ति के नहीं हो सकते। ये लोग सदैव अपने धंधे के होते हैं। तो ये धंधेबाज, किसी धंधेबाजों के बलबूते पे कभी कोई संगठन नहीं चलता जी। तो उन धंधेबाजों के लिए, उन भाजपा में धंधेबाज लोग हैं, भाजपा में नहीं है, वो सबके हैं। जिसकी सत्ता होती है वो उसके हो जाते हैं। अच्छा, उनको हमने कहा। चलिए, तो अरविंद पांडे जी हैं जो क्षेत्रीय विधायक भी हैं और आज अंदर से आहत हैं, कह नहीं रहे हैं, मजबूत बहुत है और इस बात की काबिल तारीफ भी है आपकी। बहरहाल पूरे मामले पर विधायक जी ने स्पष्ट कहा है कि वो खुद एक्शन लेंगे और आत्ममंथन, आत्मलोचना का दौर भी है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रशासन का सपोर्ट करेंगे, शासन प्रशासन सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन विसंगतियां आज की राजनीति में किस कदर हावी हैं ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और उम्मीद करूंगा जल्दी एक नए इंटरव्यू के साथ विधायक जी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।